नागार्जुन की कविता कल और आज। ग्रीष्म की और घोर तपिश भरी दुरूहता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मनभावन आगमन का वर्णन करती है। दुरूहता एक शब्द आया है, दुरूहता अर्थात कठिनता, ठीक है ना, कठिनता या मुसीबतों के बाद। तो मुसीबतों के बाद या वर्षा ऋतु के बाद जो परिवर्तन, वर्षा ऋतु से पहले जिस ऋतु में जो कितनी कठिनाइयां हैं उनको सहन करना पड़ता है, तो उसके बारे में जो है बात है इस पाठ के अंदर की गई है। तो हम समझते हैं इस पाठ का परिचय कि ग्रीष्म ऋतु की घोर तपिश यानी गर्मी और दुरूहता के पश्चात जो गर्मी है वो बहुत अत्यंत भयंकर या कठिन होती है, जो मन को, जो शरीर को झुलसाने वाली होती है। तो उसके बाद वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन है वो इस कविता के अंदर किया गया है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास, हताश यानी निराश, ठीक है, और उदास मुख कृषक धूल स्नान करते पक्षीवृंद यानी जो पक्षी है, सूखे खेतों का वीराना, उजाड़पन और बदरंग आसमान की ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति बहुत ही बदरंग से दिखाई देने लगती है। चारों तरफ एक सन्नाटा सा पसरा हुआ दिखाई देता है और वहीं पक्षी जो है वो भी इससे मिट्टी ही मिट्टी होती है, क्योंकि चारों तरफ और कुछ हरियाली नजर आती नहीं है। तो ग्रीष्म ऋतु में वो भी इस धूल में नहाते रहते हैं। और वहीं जो किसान है बेचारा अपनी सूखी जमीन के ऊपर जो है पथराई हुई मिट्टी है वो चारों तरफ दिखती है। वीराना सा खेत खलियान भी वीरान से दिखते हैं, क्योंकि चारों तरफ बारिश का अभाव है वो दिखता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। बदरंग आसमान, ग्रीष्म ऋतु में यह कि धूल भरी आंधियां चलती है, चारों तरफ धूल ही धूल है, मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देती है। तो आसमान तक मिट्टी है वो ऊपर तक चढ़ जाती है, जिसके कारण आसमान का रंग भी बदरंग हो जाता है। तो आसमान जहाँ एक और समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति गण चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है, यानी परिवर्तन, जीवन में भी परिवर्तन होते हैं। यहाँ प्रकृति में परिवर्तन को बताया है कि पहले किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु थी, वो अत्यंत कठिनता से भरी हुई, तपिश से भरी हुई, मुसीबतों और कठिनाइयों से भरी हुई, क्योंकि सारा कुछ है, हर कोई परेशान है ग्रीष्म के कारण, हर कोई परेशान है जो है कठिनताओं के कारण। वहीं जैसे वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति में ठंडक आ जाती है, प्रकृति के अंदर जो है वर्षा की बौछारें पड़ते ही प्रकृति सुंदर हो जाती है और हर मनुष्य के मुख पर एक खुशी की लहर है वो दौड़ पड़ती है। किसान खुश हो जाते हैं, पशु पक्षी है वो खुश हो जाते हैं, पक्षी है वो उड़ान भरने लग जाते हैं। तो ये जो भी है प्रकृति खुशनुमा हो जाती है वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही, क्योंकि उससे पहले ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने जो भोगा, जिन कठिनाइयों को, जो ग्रीष्म की जो दुरूहता या भयंकरता को जो उन्होंने झेला, उसके बाद जब जीवन में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ तो एक तरह से उन्हें उस तपिश से, उस ग्रीष्म से उन्हें एक तरह से शांति मिली है, अब उन्हें अच्छा महसूस होने लगा है। तो यही बात है कवि यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है। और वहीं ये प्रकृति के माध्यम से कवि हमें ये संदेश भी देना चाहता है, जीवन का संदेश भी देना चाहता है कि जीवन में भी अनेक तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, अनेक तरह की परेशानियाँ आती हैं, अनेक तरह की मुसीबतें आती हैं, लेकिन उन मुसीबतों से हमें कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी निराश नहीं होना है, बल्कि जिस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होते हैं और ऋतु परिवर्तन के पश्चात जो है किस प्रकार से वर्षा आने पर जो है माहौल, चारों तरफ की प्रकृति खूबसूरत हो जाती है, मन है अनेक रंगों से भर जाते हैं। तो जीवन में भी अगर हम निराशा से जूझते हैं तो हमें हारना नहीं है, बल्कि उन निराशाओं से अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए, अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि निराशा के बादल हटेंगे और जीवन में खुशी आएगी, जीवन में वापस अच्छा समय आएगा। तो प्रकृति के माध्यम से कवि ने हमें ये भी संदेश दिया है कि हमें जीवन की निराशाओं से हारना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए, अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है कि जीवन में भी, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बदलाव होते रहते हैं जीवन में, अनेक प्रकार के घटनाक्रम होते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो ऋतु परिवर्तन है, उसी प्रकार से जीवन में भी परिवर्तन होते रहते
किया है, या कह सकते हैं कि उनकी रचनाओं में स्वाभाविक जो गुण है, देसी अंदाज जिसे कह सकते हैं, वो उनके अंदर दिखाई देता है। अब हम सीधा कविता पे आते हैं, कल और आज। कविता को हम समझें कि कल यानी गुजरा हुआ, अतीत, और आज यानी वर्तमान, कि कल क्या था और आज क्या है। तो बस अगर जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो इससे दुखी नहीं होना है, बल्कि आज का इंतजार करना है, आज की प्रतीक्षा करनी है, आज के समय में अच्छा समय आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसे प्रकृति के माध्यम से समझते हैं कि अभी कल तक गालियां देती तुम्हें, अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैयों की झुंड, अभी कल तक पतराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में डुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। यहाँ ग्रीष्म ऋतु कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अभी कल तक गालियां देती तुम्हें, कि प्रकृति मायूसी से भरी पड़ी थी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहरी में हर कोई परेशान था। तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रकृति गालियां दे रही है, प्रकृति जो है वो परेशान कर रही है। तो प्रकृति या भगवान को संबोधित करते हुए कवि ये कहता है कि किस प्रकार से हर कोई तुमसे नाराज था, अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैयों की झुंड, कि अभी कल तक यानी ग्रीष्म ऋतु में धूल में नहाते थे गौरैयों की झुंड, यानी कोई ग्रीष्म ऋतु का बात कर रहा है और वहीं वर्षा ऋतु का आगमन है वो हो चुका है। तो ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी, तो गौरैया यानी छोटी छोटी जो चिड़िया है, पक्षी वृंद है, वो भी मिट्टी से धूल से नहाते थे, क्योंकि धूल भरी आंधियां थी, तो ऐसे में पशु पक्षी है वो मिट्टी से भर जाते थे। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, धनहर यानी किसान, धन को पैदा करने वाले, धान को पैदा करने वाले कौन है? कृषक। तो अभी कल तक यानी ग्रीष्म ऋतु के कारण चारों तरफ का खेतों का, खलिहानों का वातावरण भी वीरान सा हो गया था, और ऐसी स्थिति में खेतों की मिट्टी भी कई गर्मी के कारण क्या होता है सूखी सूखी पड़ जाती है और जगह जगह से उसके अंदर जैसे दरारें सी पड़ जाती है। तो ऐसा ही वातावरण ग्रीष्म ऋतु में उस खेत की मिट्टी का भी, अनेक खेतों की मिट्टी का हो चुका था। और धनहर यानी किसान, जो धनहर खेतों की माटी, यानी धनहर खेतों की माटी जो धान उपजाने वाले खेत हैं, जो फसल उपजाने वाले खेत हैं, वो भी, वहां की मिट्टी भी अब तक पथराई हुई थी। अभी कल तक धरती की कोख में डुबके पड़े थे मेंढक, कि ग्रीष्म ऋतु में मेंढक भी, आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में अचानक से मेंढक, दो बारिश में ही दो बार चीजें पड़ती, मेंढक बाहर आ जाते हैं और टटर करने लग जाते हैं, और वही ग्रीष्म ऋतु में सारे के सारे मेंढक जाके कहीं दुबक जाते हैं। तो कवि यही कह रहा है कि अभी कल तक धरती की कोख में डुबके पड़े थे मेंढक, की मेंढक भी कहीं ना कहीं जैसे ऐसे लग रहा था धरती की गोद में कहीं मुंह छुपा के या सिर छुपा के पड़े हैं। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, की अभी कल यानी अब वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, लेकिन कल तक क्या था, आसमान में धूल भरी आंधियां थी, और धूल भरी आंधियों के साथ ही चारों तरफ का वातावरण वो मायूसी से भरा हुआ था, और आकाश भी पूरी तरह से मिट्टी से भर जाने के कारण या बार बार धूल भरी आंधियों के भरने के कारण आसमान का रंग भी बदरंग हो गया था। तो अभी कल तक यानी यह है ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, लेकिन वर्षा ऋतु से पहले का घटनाक्रम कवि इस तरह से अपने शब्दों में बता रहा है। अब वापस अब वर्षा आ चुकी है, और उसमें देखो क्या बता रहा है कवि, कि और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, तुम्हारे तंबू, तंबू यानी टेंट, टेंट यानी कह सकते हैं गुल्म। तो यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि अभी कल तक, सॉरी, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए, तन गए छा जाना, क्या है? तुम्हारे तंबू, यानी आसमान के अंदर बादल छा गए तुम्हारी, यानी ईश्वर ने ये लीला रचाई है कि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, चारों तरफ जो है नीले नीले या काले काले बादल है वो छा चुके हैं। तंबू यानी जो है आवरण, एक तरह से जो आकाश के अंदर बादलों के रूप में छा जाता है। और आज चमक रही है पावस रानी, आज चमका रही है पावस रानी, पावस यानी वर्षा ऋतु, ठीक है, कि आज बूंदे चमकाने यानी बूंदे छन छन करते हुए बूंदों का गिर जाना, जैसे पायल की आवाज आती है, तो ऐसे लग रहा है जैसे पावस ऋतु या पावस रानी या वर्षा रानी आज छनक छनक करती हुई आ चुकी है, या अपने घुंघरू बजाते हुए आ चुकी है, क्योंकि जब वर्षा में जब बूंदे गिरती है तो एक खनखनाट सी आवाज है वो प्रकृति के अंदर होती है।
ऐसे लग रहा है जैसे प्रकृति के अंदर जो वर्षा ऋतु है वो पावस रानी के रूप में आ रही है, जो कि जिन्होंने बूंदे रूपी पायल है वो पहन रखी है अपने पाँवों के अंदर, और जब वो चलती है तो एक छन छन की आवाज आती है। तो ठीक प्रकृति के अंदर भी वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है, और वर्षा की बूंदों से ही प्रकृति के अंदर या धरती के ऊपर जब वो बूंदे गिरती है तो सुंदर सी ध्वनि है वो उत्पन्न हो रही है। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई अविराम। झिंगुर जो वर्षा ऋतु के अंदर बोलने वाला जो कीट है, एक तरह का कह सकते हैं कि, और आज चालू हो गई है, यानी आज आरंभ हो गया। क्या है कि वर्षा ऋतु आते ही झिंगुर बोलने लग जाते हैं, वो भी अपने तरह से प्रकृति में अपनी खुशी का संदेश देते हैं। तो झिंगुर है वो अपनी ध्वनियां निकालने लग जाते हैं कि झिंगुरों की शहनाई, शहनाई यानी एक मधुर आवाज, अविराम, अविराम यानी लगातार, ठीक है, अविराम अर्थात लगातार, यानी बिना विराम लिए बोलना। झिंगुर की जो आवाज है वो ऐसे ही आती रहती है। और जोरों से कूद पड़े नाचते थिरकते मोर, की वर्षा ऋतु के कारण प्रकृति सुंदर हो गई। प्रकृति में एक खुशनुमा माहौल है उत्पन्न हो गया है, जो पेड़ों पर जो पक्षी है वो भी चहचहा रहे हैं, और वही जो मोरों की कह सकते हैं कि फेवरेट ऋतु या हम कह सकते हैं मनभावन ऋतु है। तो मोर पपी हैं वो बोलने लग जाते हैं, और वर्षा के आते ही मोर भी एक तरह से अपनी मधुर ध्वनियां हैं वो निकालने लग गए हैं या फूंक रहे हैं, यानी उसका स्वागत कर रहे हैं एक तरह से वर्षा के आगमन से, और अपनी मन की खुशी को प्रकट कर रहे हैं। और आज फिर कवि कहता है कि और आज आ गई वापस जान, कि और आज आ गई वापस जान, अर्थात जो गर्मी के अंदर, जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर प्रकृति वीरान हो गई थी, प्रकृति के अंदर जो घास थी, जो प्रकृति का जो माहौल है एक तरह से सन्नाटे भरा हो गया था, चारों तरफ सूखा ही सूखा, बंजर ही बंजर नजर आ रहा था। लेकिन आज वर्षा के आगमन से प्रकृति के अंदर जान आ गई है, जैसे एक खुशी आ गई है, एक तरह से खुशनुमा माहौल उत्पन्न हो गया है। और धूप की झुलसी शिराओं के अंदर, धूप एक तरह की घास है जो होती है, कि धूप की झुलसी यानी झुलस जाना, यानी अग्नि के कारण जो है खत्म हो जाना, झुलस जाना, जल जाना, ठीक है, झुलस जाना। और शिराओं के अंदर, शिरा यानी धूप, जैसे ये धूप है, और शिरा यानी ऊपर का हिस्सा जो होता है, ऊपर वाला ये हिस्सा, उसको शिराएं बोलते हैं। कि और धूप की झुलसी शिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने नाम लश्कर, कि कवि ये कह रहा है, कि ऐसे लग रहा है जो अब तक ग्रीष्म ऋतु के कारण जो बारीक सी जो घास है, धूप जो थी वो जगह जगह से झुलस गई थी, जिसके ऊपरी कोने हैं वो झुलस गए थे, और ऐसे में जैसी वर्षा की बूंदें हैं इसके ऊपर गिरी तो ये शिराएं है वापस हरी भरी हो गई, ये भी वापस झुलसने से हट गई, और अब ये अच्छी हो गई है, या एक तरह से इनके अंदर जो है मृत अवस्था में जाने वाले थे, कि ऐसे लग रहा है जैसे उसके अंदर जान आ गई है। और कभी आगे कहता है कि और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, कि और आज चुपचाप, क्योंकि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया और वातावरण में ठंडक आ गई, वातावरण में एक तरह से खुशी आ गई है, मोर पपी है, पशु पक्षी सब प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर कि आज विदा हुआ ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर यानी अपना साजो सामान, ठीक है, लाव लश्कर, कि अपना साजो सामान, ठीक है, समेट कर, यानी अपना सारा कुछ समेट कर यहाँ से रवाना हो गया, साजो सामान लपेट कर ऐसे, यानी सब समेट कर अब ग्रीष्म रवाना हो गया, क्योंकि अब वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। अब हम इसे जीवन के अर्थ में समझेंगे। ये तो हो गया प्रकृति से संदर्भित अर्थ है, कि प्रकृति में किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर वर्षा ऋतु आती है, तो ग्रीष्म में क्या कठिनाइयां हमें झेलनी पड़ती है, और ग्रीष्म के बाद जैसे वर्षा ऋतु आती है तो हर एक के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, किसान खुश हो जाता है क्योंकि उसकी खेतों में फसलें बोएगा वो, ठीक है, पशु पक्षी खुश हो जाते हैं, पशु इसलिए खुश हो जाते हैं उनको हरी घास मिलेगी खाने के लिए, पक्षी खुश हो जाते हैं क्योंकि प्रकृति सुंदर है और हरी भरी हो जाएगी, मोर पपी ये बोलने लगते हैं तो प्रकृति खूबसूरत हो
जीवन में